नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपीपीएससी की 19 जून को होने वाली एग्ज़ाम के लिए जो रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसके अंतर्गत अब हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है पॉलिटी का। टॉपिक बहुत छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स में कवर अप करूँगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पॉलिटी के कई सारे टॉपिक्स इसमें आपके क्लियर होंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि वो हिस्ट्री से भी बिलोंग करता है, और टॉपिक है आज़ादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। और उस यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में वो कौन कौन सी स्टेट्स थी, कौन कौन से राज्य थे, जिन राज्यों का भारत में विलय होने के लिए थोड़ा सा भारत को संघर्ष करना पड़ा, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने जिसके कारण से वो विलय, वो मर्जर अपने आप में थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया, और उसमें क्या भूमिका रही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक है। शुरू करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कम्युनिटी बनेगा, और जितना कम्युनिटी बनेगा उतना ज़्यादा आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। एक चीज़ और कि आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना हो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां आपको कई सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण और जो नए नए राज्य बने उनका गठन किस प्रकार से हुआ, ये एक टॉपिक है जो कि आपके पॉलिटी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, जिस पर प्रश्न लगभग प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहले जब हमारे देश की एक तरह से कहें कि नई जर्नी स्टार्ट होती है 15 अगस्त 1947 के सूर्योदय से, तो उस समय पर अंग्रेज़ों के जो माउंटबेटन प्लान था, अंग्रेज़ों ने जो पास किया था, उस प्लान के तहत भारत में जितनी भी देशी रियासतें थी, ऑलमोस्ट 565 से ज़्यादा रियासतें थी, उन रियासतों को ये कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं। आप भारत में मिलना चाहें तो भारत में, और यदि आप पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में। अधिकांश हिंदू डायनेस्टी वाली जो रियासतें थी वो भारत में ही मिलने के लिए सहमत थी। कुछ रियासतें अगर हम छोड़ दें, जैसे बीकानेर रियासत थी, उसके राजा थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाए थे, तो उनको सख्त लहजे में पटेल साहब ने संदेश दिया और फिर वो भी जुड़ गए। ऐसे और कुछ भी रियासतें थी जो पाकिस्तान वाले केंद्र के सेंटर में थी, वो भी पाकिस्तान में मर्ज हुई, मगर अधिकांश हिंदुस्तान में ही मर्ज रही। मगर कुछ ऐसी रियासतें थी जो रियासतें अपना वजूद बनाए रखना चाहती थी या मर्जर होने के लिए वो तैयार नहीं थी। उनमें 3-4 रियासतें हैं। जम्मू एंड कश्मीर है, एक हैदराबाद है, एक जूनागढ़ है, भोपाल है। ये कुछ ऐसी रियासतें थी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हालांकि इन रियासतों का एकीकरण का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देशी रियासतों के से संबंधित विभाग के मंत्री थे, और इसीलिए उन्होंने भारत के इन सभी देशी रियासतों को मिला करके एक यूनाइटेड इंडिया बनाया। इसीलिए उनके सम्मान में हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी अभी बनाए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भूमिका रहा है, वो भूमिका देशी रियासतों के मर्जर में तो है ही, इस देश को एक नया राजनीतिक नक्शा देने में भी उनकी भूमिका है। यानी देश के निर्माण में सबसे पहला जो पत्थर होता है ना, वो होता है उसकी यूनिटी का, और वो पत्थर रखा किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क आपको पता है एक यूरोपियन नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उनके देश में। तो आप थोड़ा सा अब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक व्यक्ति और है जो यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनका नाम है वीपी मेनन। क्या नाम है? वीपी मेनन। ये सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और इन्होंने भी
एक शक्ति हम कहें तो एक सख्त प्रशासक के तौर पर देसी रियासतों के मर्जर में भूमिका निभाई था और देश इनका भी ऋणी है, वीपी मेनन का भी। तो 1954 में पौंडीचेरी को सबसे पहले फ्रांसीसियों से स्वतंत्र कराया था, मतलब पहले नहीं बाद में। मगर ये ध्यान रखना कि पौंडीचेरी जो है ना, उस पर किसका कब्जा था, किसका? फ्रांसीसियों का। उसको आज़ाद कराया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था। तो गोवा दमन दीव किसके हाथ पे था? पुर्तगाली। अभी पुर्तगाली जो थे ना, ये सबसे पहले भारत में आए थे। 1498 में आ गया था वास्को डी गामा, और गए कब? ये 1961 में। यानी सबसे पहले भारत में आए और सबसे आखिरी में भारत से गए। कौन? पुर्तगाली लोग। ठीक है, ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। भारत में लगभग 562 रियासतें थी, जिन रियासतों ने भारत में मर्जर किया था। अब सबसे पहले कौन कौन सी विवादित रियासतें थी? तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, शासक थे हरि सिंह। अभी जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है कर्ण सिंह। इनके पिता थे राजा हरि सिंह। ठीक, हरि सिंह का ये कॉन्सेप्ट था कि वो थोड़े से डिसीजन लेट लेने वाले राजाओं में उनका नाम था, लेट लेने वाले में। अब हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर को अगर आपने सबने नक्शा तो देखा ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर रियासत में राजा हिंदू थे और वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थी। कश्मीर वैली में जम्मू में हिंदू ज़्यादा थे, कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। तो जिन्ना को ऐसा लगता था कि यार जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है वो राज्य हमारे साथ मिल जाना चाहिए। हालांकि हरि सिंह का एक कंसेप्ट था कि ना हमें पाकिस्तान में मिलना है, ना ही हमें हिंदुस्तान में मिलना है, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है। कश्मीर का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि वो भारत के साथ अगर मिले तो ही भारत परिपूर्ण होगा, ऐसा सोच थी पटेल की, नेहरू की, इन सभी की। और कश्मीर के मामले में ज़्यादा दखल हम देना भी नहीं चाहते थे। मगर क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से एक गेम खेला गया और पाकिस्तान की वहाँ पर सरकार के सहयोग से कबीलाई आक्रमण किया गया। कबीलाई आक्रमण के बाद में ये हुआ कि वहाँ के राजा ने हमसे मदद मांगी। हमने कहा भाई आप जो एक्सेशन पेपर है, मर्जर पेपर, उस पर साइन कर दीजिए। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत में मर्ज हुआ। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में मर्जर हुआ। और मर्जर के बाद में हमने अपनी सेनाएं भेजी और जहाँ जहाँ हम सेनाएं भेजते गए और उनको कबीलाई को खदेड़ते चले गए। मगर फिर मामला यूएनओ में चला गया और वहाँ से शांति समझौता हुआ और जिसके पास जो हिस्सा रहा उसको अपना मान लिया गया। इसीलिए पीओके पाकिस्तान के पास चला गया, जो कि लेने की तैयारी शायद मुझे लगता है कि सरकार कर रही है। अब संविधान के आर्टिकल 370 के तहत हमने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 35A के तहत भी उसको विशेष दर्जा था कि वहाँ के नागरिकों को कुछ विशेष नागरिकता का दर्जा मिला था। मगर ये सब कुछ हमने अभी 2019 में ख़त्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, ये सब चीज़ें थी जो, अच्छा उनका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। मगर ये सब कुछ अब ख़त्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया है। मगर ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो है उसको राइट मिला हुआ था। एक ही राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। दूसरा राज्य जो परेशान करता रहा वो है हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद एक, अगर आप उसका लोकेशन देखेंगे ना तो भारत में दक्कन में एक बहुत बड़ा राज्य था और वहाँ का जो राजा था निज़ाम, दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर राजा उसमें उसका नाम था। निज़ाम जो है वो चाहते थे कि भाई हैदराबाद स्वतंत्र रहे, ठीक है, मगर सरकार चाहती थी हैदराबाद का मर्जर हो। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पहले तो हैदराबाद के निज़ाम और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता ये था कि जो जहाँ है वो वहीं पर रहेगा, ठीक, मतलब आपसी एक समझौता था, दोस्ती पूर्वक समझौता। मगर वहाँ पर क्या हुआ हैदराबाद में कि वहाँ पर एक संगठन था और उन्होंने कुछ हिंदुओं को परेशान करना शुरू किया। थोड़ा बहुत कुछ दंगा फसाद हैदराबाद में होने लगा। भारत सरकार चुप नहीं बैठ सकती थी। हमने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया।
ऑपरेशन पोलो, याद रखना ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को मर्जर के लिए ऑपरेशन पोलो। अच्छा पोलो क्यों? क्योंकि हैदराबाद में उस समय पर सबसे ज़्यादा पोलो के ग्राउंड थे, पोलो के। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हमने कार्रवाई की। अब हैदराबाद का निज़ाम यूएनओ में पहुंच गया कि यार हैदराबाद तो एक स्वतंत्र राष्ट्र था ना उस समय, तो यूएनओ में पहुंच गया, बोला कि सरकार हमके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो फिर हमने कहा भाई ये कोई सैनिक कार्रवाई नहीं थी, ये पुलिस कार्रवाई थी। अच्छा सैनिक कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई में अंतर क्या है? पुलिस कार्रवाई जो है ना वो शांति स्थापित करने के लिए की जाती है। तो आपके क्षेत्र में दंगे बहुत हो रहे थे, तो हमने शांति स्थापित करने के लिए कार्रवाई की। सैनिक कार्रवाई देश राज्य को हड़पने के लिए की जाती है, तो हमने पुलिस कार्रवाई की ऑपरेशन पोलो के तहत। बाद में निज़ाम ने सरेंडर किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद गए, उनका सम्मान किया गया और हैदराबाद का मर्जर हुआ बाद में भारत में। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के हिसाब से, और मैंने कहा था संविधान वाले टॉपिक में कि ये रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं पहुंचा था। फिर आता है एक मामला जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात की रियासत थी, तो जूनागढ़ का राजा जो था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वहाँ की जनता हिंदुस्तान में मिलना चाहती थी। जनता ने आक्रमण कर दिया राजा के महल पर भी, राजा भाग करके कराची चला गया। फिर वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के बाद 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। यहाँ का नवाब जो था वो जो पाकिस्तान गया और उसके वंशज वहाँ की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं। फिर आते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत के राज्यों की स्थिति थी वो कैसी थी? तो हमारे यहाँ दरअसल 4 तरह के राज्य थे उस समय पर। पहले नंबर पर वो राज्य जो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, जैसे बंगाल, उड़ीसा और असम। दूसरे राज्य वो थे जो रियासतों के एकीकरण से बने थे, जैसे राजस्थान, हैदराबाद और जूनागढ़। ये नए राज्य थे जो एकीकरण से बने थे। तीसरे केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और कुक जो थे। और विदेशों से जो हमने जीते थे वो थे अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, ये सब हमने विदेशों से जीते। तो 4 तरह की श्रेणियाँ हमारे यहाँ ABCD करके थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में मांग उठने लगी देश के बाद में, आज़ादी के बाद में, कि यार अब जो 4 श्रेणी के जो राज्य हैं, इन 4 श्रेणियों के राज्यों को किस प्रकार से अब संशोधित किया जाए, यानी राज्यों का एकीकरण जो हो वो किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो जो भारत में राज्यों का एक नया स्वरूप सामने आया वो किस प्रकार आया, उस सीरीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के सामने इस तरह का चैलेंज था कि यार राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए, क्या तौर तरीका होना चाहिए, किस तरह से राज्यों को बनाया जाए, क्या भाषा के आधार पर बनाएं या प्रशासन के आधार पर बनाएं, क्षेत्र के आधार पर बनाएं, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बनाएं, या इतिहास के आधार पर बनाएं, या पॉपुलेशन के आधार पर राज्य बनाएं, या फिर वहाँ की संस्कृति के आधार पर राज्य बनाएं, या बनाने का आधार क्या हो। कुल मिलाकर बात ये है। तो हमने क्या किया कि कुछ संविधान सभा में भी इसको लेकर मतभेद थे, तो हमने इस प्रश्न को टालने की कोशिश की। पहले इस प्रश्न को टालने की कोशिश की कि राज्यों का गठन जो है वो करते हैं, समझते हैं, अभी संविधान लागू हो जाए फिर समझते हैं राज्यों का गठन। अब मांग तो उठ रही थी, तो हमने क्या किया, 2-3 कमीशन बनाए। जैसे सबसे पहले SK धर आयोग 1948 में बना। तो SK धर दोस्तों, जब देश बनता है ना तो नया राष्ट्र एक बच्चे के समान होता है। और हमारे देश में ना सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हमारे देश की आबादी को आजादी का मतलब उतना नहीं पता था। यह सच है कि देश की आजादी में पूरे राष्ट्र की भूमिका रही, मगर देश में निरक्षरता इतनी थी
कि लोगों को आजादी का मतलब समझ नहीं आया। ये सच है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो शुरुआती 50-60 साल लगभग मुझे लगता है जब तक तो लोगों को पता भी नहीं चला कि हम गुलाम हैं। और जब उन्होंने हम पर गुलामी की जंजीरें जोर जोर से बांधना शुरू किया तब लोगों को एहसास हुआ, अरे भारत तो गुलाम हो गया। अच्छा, पता नहीं चला कब हुआ। मैं बताऊं आपको, हम इतिहास में पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मगर कोई ये नहीं बताता कि हम गुलाम कब बने, क्योंकि हमारे गुलाम बनने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही है और उस प्रक्रिया को हम भारतीय लोग समझ नहीं पाए 100 साल तक। तो 1857 में जाकर समझ पड़ा, अरे गुलाम बन गए हम तो। तब भी आधे लोगों को पता नहीं चला। फिर कांग्रेस के नेता लोग आए, वो लोगों को बार बार समझाते रहे, भैया तुम गुलाम हो, जागो। तो ये देश का एक दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ निरक्षरता इतनी ज्यादा है कि उसके कारण लोग आजादी का मतलब नहीं समझ पाए और देश का स्वरूप कैसा हो इसको लेकर के भी लोगों की एक राय नहीं थी। तो कुछ लोग, जो नेता जो लोग थे, समझदार थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, बस वही इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ पाए। और वो जवाब जब ढूंढ पाए तो उनसे कुछ गलतियां हो गई, जिसका परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। तो इसके धर एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसने कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग है उसको हम अस्वीकार करते हैं। यानी धर आयोग ने कहा कि लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज कैसे, क्योंकि बोलते हैं यार मराठी भाषा जहाँ बोली जाती है वो महाराष्ट्र बना दो, गुजराती भाषा को गुजरात बना दो, मालवी भाषा को मध्य प्रदेश बना दो, बघेली भाषा को बघेलखंड बना दो, बुंदेली भाषा को बुंदेलखंड बना दो, बंगाली वाले को बंगाल बना दो, यूपी में ब्रज बोली जाती है उसे यूपी बना दो। यानी कि कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही थी कि जो जहाँ भाषा बोली जाती है उसको एक राज्य बना दो। धर ने कहा नहीं, गलत, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, इससे तो रीजनलिज्म बढ़ेगा, क्षेत्रवाद बढ़ जाएगा। उसने कहा नहीं, तो भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर उसने कहा राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए स्टेट का वो ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। प्रशासन के आधार पर बना हुआ, भाषा के आधार पर बनाओ, यानी किस प्रशासन करना कहाँ ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है उस आधार पर राज्यों का गठन करिए, भाषा लैंग्वेज नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसकी कमीशन की रिपोर्ट को सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो एक और कमेटी बनाई गई, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया, JVP कमेटी। संविधान सभा ने कहा कि भाई धर आयोग की रिपोर्ट पर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो नेहरू जी, पटेल साहब और पट्टाभी सितार मैया की अध्यक्षता में कमेटी बनी और इन्होंने बोला कि धर आयोग ने जो कहा है वो सही है। यानी JVP कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने को चाहिए। ठीक। अब अच्छा क्या हुआ कि इसी बीच में क्या हुआ कि संविधान लागू हो गया, हैदराबाद का मर्जर हो गया। तो जो आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, उन नेता का नाम है पोटीश्री रामल्लू। वो व्यक्ति तो एक तरीके से कसम खा के बैठा था कि मैं तो भाषा के आधार पर राज्य बनाऊंगा वरना मर जाऊंगा। यानी गांधी जी का जो नारा था ना, करो या मरो, वो नारा उन्होंने अपना लिया। गांधी जी तो थे नहीं, वो तो चले गए, तो ये थे तो उनके अनुयायी, तो इन्होंने कहा गांधी जी की बात मानेंगे, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। वो मर भी गए और वो कर भी गए, दोनों बातें हो गई। तो रामल्लू ने एक आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषा जहां बोली जाती है उसे आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। शुरुआत में तो उनकी बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, नेहरू जी ने ध्यान नहीं दिया, पटेल ने और बाकी जितने भी मंत्रीगण थे उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पटेल तो साहब तो थे नहीं, माफ कीजिएगा, पटेल नहीं थे, तो जितने भी सरकार थी उसने ध्यान नहीं दिया। मगर यार वो 50 दिन से ज़्यादा तक अनशन पर बैठे रहे और अनशन करते 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 उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो फिर आंध्र प्रदेश में हलचल मची। सरकार ने उसको कवर अप करने के लिए कहा ठीक है, तेलुगु भाषा जहां बोली जाती है उसको एक राज्य बना दिया गया और वो है आंध्र प्रदेश।
यानी मद्रास यानी कि आज के तमिलनाडु से अलग एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु भाषा यानी भाषा के आधार पर आजादी के बाद बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। अब मेरा प्रश्न है कि आजादी के पहले वो कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था? सोचो, ढूंढो और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक, अब क्या हुआ, जब जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना तो बाकी राज्य जो थे, बाकी जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा भाई हमें भी बनाओ भाषा के आधार पर। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, संसद ने तय किया कि काम करते हैं। सरकार ने सोचा कि पूरे सभी राज्यों यानी ये जो ABCD 4 तरह के राज्य बने ना, इन सबको खत्म करके पूरे राज्यों का नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बोले व्यक्ति ढूंढो, तो व्यक्ति ढूंढा गया फजल अली। फजल अली, अच्छा ये जज थे रिटायर्ड, मतलब न्यायाधीश महोदय, मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो ये किसी न किसी विचारधारा से बंधे नहीं थे, समझदार व्यक्ति थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसमें M पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 व्यक्ति और थे। इनको कहा गया कि अब आपके हाथ में जिम्मेदारी है भारत में राज्यों के निर्माण की, किस प्रकार से होने चाहिए, कितने होने चाहिए, किस आधार पर होने चाहिए, ये सब रिपोर्ट हमें सौंपो। फजल अली साहब ने खूब मेहनत की, इन तीनों लोगों ने काफ़ी मेहनत की। देश के इतिहास से लेकर संस्कृति तक, राजनीति से लेकर प्रशासन तक हर एक पहलू पर विचार विमर्श किया और फाइनली अपना एक ड्राफ्ट, अपनी एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। भारत सरकार ने वो रिपोर्ट पढ़ी और उससे रिलेटेड एक विधेयक बनाया और विधेयक संसद में पेश किया गया। संसद ने उस पर डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन एक विधेयक पास किया गया जिसके तहत कई सारे राज्य बने। तो 1955 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार तो किया, मगर एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। ये बात भी ध्यान रखना कि भाषा के आधार पर राज्य जरूर बना लेंगे, मगर एक राज्य एक भाषा नहीं, या एक भाषा एक राज्य नहीं। एक राज्य में कई सारी भाषाएं हो सकती। अब अपना यूपी देखो, अपन यूपी वाले हैं, अरे यूपी छोड़ो, अपनी MP को देखो। अपने MP के लोग तो भैया मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, 4 भाषाएं हैं बड़ी अपने मध्य प्रदेश में। अच्छा देखा जाए तो हिंदी एक बड़ी भाषा है, लैंग्वेज है, MP में बोली जाती है, मगर ये 4 रीजनल भाषाएं भी हैं। तो एक राज्य एक भाषा नहीं, हाँ भाषा के आधार पर राज्य बना लेंगे मगर उसमें दूसरी भाषाएं भी बोली जाएंगी। अपने MP वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया तंबाकू कूटते कूटते पूरा जीवन निकल गया, पर आज तक संविधान की परिभाषा नहीं समझ पाए। तो कारण है उसके पीछे, मैंने कहा ना कि अशिक्षा एक कारण है कि लोग राजनीतिक और कानूनी और प्रशासन के मुद्दों पर उतनी राय रख ही नहीं पाते, उतनी सोच डेवलप नहीं कर पाते। तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं माना गया। हाँ भाषा के सिद्धांत को माना गया, पर एक राज्य एक भाषा नहीं। तो 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश लागू किया, संविधान ने एक संशोधन पास किया और 14 राज्यों का निर्माण किया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन 14 राज्यों में एक अपना मध्य प्रदेश भी है जो 1 नवंबर 1956 को बन करके एक नए रूप में सामने आया, जिसमें मध्य प्रदेश की कई रियासतों का मर्जर भी हुआ। और आपने पढ़ा होगा MP का पुनर्गठन। तो अब मेरा आप लोगों से एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, देखिए असाइनमेंट लेते जाइएगा भैया, असाइनमेंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम जो जुलाई में अभी बैच बनाने वाले हैं ना 15-20 PSC के बच्चों का, उसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा 4 घंटे की क्लास, 6 घंटे का असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको खूब मिलेगा। अगर आप असाइनमेंट लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो वेलकम। तो एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूं कि वो 14 राज्य जिनका निर्माण हुआ था उनकी लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए।
14 की 14 राजधानियां और 14 राज्य के बाद में 15 से लेकर के अभी 28 हो चुके हैं। 29 तक गई थी गाड़ी, फिर अभी 28 पे आ गई। तो ये जो जितने भी राज्य वक्त वक्त पे बने हैं, कौन कौन से वर्ष में बने हैं, किससे किसको तोड़कर बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो बच्चा यहां से भी बन जाएगा। तो संविधान का 7वां संविधान संशोधन, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट of the Indian Constitution. And what was that? It was the reorganization of the states. राज्यों का पुनर्गठन, यही था 7वां संविधान संशोधन। भाषा के आधार पर दूसरा राज्य गुजराती भाषा के लिए बना 1960 में, जो मुंबई से अलग करके डिवाइड करके बनाया गया। गुजरात बनाने का आधार था गुजराती लैंग्वेज। पर यार गुजराती लोग होते बहुत अच्छे हैं मतलब आप देखो ना यार। और सबसे अच्छी चीज क्या होती गुजरात की पता है? उनकी खाने की डिश, और बहुत मजा आता है गुजराती खाना खाने में। और अब गुजराती की तारीफ करनी पड़ेगी ना, अभी तो देसी गुजराती लोग चला रहे हैं अपने यहाँ। मगर एक बात है, जो गुजराती लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत प्यारे होते हैं। हालांकि व्यापार में नंबर 1 है भाई, मारवाड़ी और गुजराती, ये ना व्यापार में बहुत मजेदार लोग होते हैं, व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, मगर संबंधों को निभाने में भी बहुत मजबूत होते हैं। तो भाई गुजराती लोग, हालांकि देश की राजनीति गुजरात से चल रही है फिलहाल में, तो अब क्या करें, अब समझदार हैं आप लोग, तो गुजरात तो जाइए एक बार, जरा घूमिए गुजरात। गुजरात एक ऐसी जगह है मुझे लगता है जहाँ ना व्यापार हवाओं में बहता है। आज अपने देश के बिजनेसमैन से लेकर राजनीति, हर जगह पर गुजरात के लोग छाए हुए हैं। स्पोर्ट्स में गुजरात बहुत आगे है। तो यहाँ गुजराती लैंग्वेज के आधार पर गुजरात राज्य बना, दूसरा राज्य था आज़ादी के बाद बना, बम्बई से अलग करके। 1963 में 16वां राज्य नागालैंड बना। 66 में पंजाब को अलग करके हरियाणा बनाया गया, और ये पंजाब और हरियाणा का विवाद चल ही रहा है अभी फिलहाल में, तो पानी को लेकर के। 71 में हिमाचल प्रदेश बना। 72 में फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनाया असम को तोड़ करके। 19, 20, 21 फिर 75 में सिक्किम बना। 75 में सिक्किम बना। सिक्किम राज्य के बनने की कहानी में अलग से कभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में जो राज्य बनते चले गए वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये फिर किस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य का हमने अभी तोड़ करके उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा है, तो ये ना पूरी कहानी, मतलब अभी तक की सारी कहानी आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा होमवर्क आप कर लीजिए। तो ये राज्यों का पुनर्गठन और देसी रियासतों का मर्जर एक छोटा सा रिवीजन टॉपिक था, मुझे लगता है आप लोगों की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक बार देख लीजिए, आपको याद रहेगा, कुछ फैक्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए नॉलेज कैंपस के साथ में। और एक बात महत्वपूर्ण है कि अब दिन बचे हैं कम, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मजबूत। मजबूत से मतलब कि अब आप प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, उस पर काम करिए। बच्चा पीसी में ना फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ रिवीजन। मतलब हमारे यहाँ बच्चों की, एमपी के बच्चों की मेंटेलिटी बड़ी मजेदार है। उन्हें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ डालो, ये किताब पढ़ डालो, ये मैगजीन पढ़ डालो, ये नोट्स पढ़ डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, पर एक एक बार पढ़ करके उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमें सब याद हो गया। दैट्स रॉन्ग। जरूरत है रिवीजन की। आपने जिस चीज को जितनी बार पढ़ा है ना, उसको उतनी बार फिर से पढ़ डालो, क्योंकि एग्जाम में आप फेल होते हैं कंफ्यूजन से। सच बता रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो सिर्फ कंफ्यूजन से फेल होते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रुकते हैं। कंफ्यूजन, लैक ऑफ रिवीजन। कंफ्यूजन खत्म करना है तो रिवीजन को बढ़ा लो और जी तोड़ मेहनत करो अपनी। मैंने कहा था आइसोलेशन में चले जाओ, अभी 1 महीना है, आइसोलेशन में चले जाओ। और सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका है वो है वक्त की बर्बादी करने की आदत।
वक्त बर्बाद मत कर, वक्त तुझे बर्बाद कर देगा। हमारे शरीर से जो खून बहकर निकल जाता है वो फिर से बन जाता है, प्रकृति उसे फिर से बना देती है, भगवान उसे फिर से बना देता है, मगर समय वापस नहीं बनेगा। ये पृथ्वी एक बार अगर इस तरह से घूमी तो उसको आप फिर रिवर्स गेयर में फिर से नहीं घुमा पाओगे, और जितनी बार वो घूमेगी उतना समय आपका जा रहा है। समय वापस कभी नहीं आ सकता दोस्तों, इतना ध्यान रखो। प्रकृति ने, भगवान ने, कुदरत ने ये नियम बनाया है कि पृथ्वी एक जैसे घूमेगी, और जो वो घूमती है उसी को हम समय कहते हैं, और प्रकृति ने उसमें रिवर्स गियर नहीं लगाया है, वरना पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं, समय की बर्बादी करना बंद कर दो, वक्त बर्बाद करना बंद कर दो, वक्त को सहेज कर, संवार कर उसे इस्तेमाल करिए। यकीन मानो आप अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम तक का सपना आपने और आपके पेरेंट्स ने देखा है। काहे बुरी आदतों में अपना वक्त बर्बाद करते हो? क्या मिलता है आपको? कम से कम कोई चीज करने से पहले ये तो सोचिए कि उसका फायदा क्या है। मैं देखता हूं कि बच्चे लोग दिन भर मोबाइल में गेम खेलने में बर्बाद कर देते हैं। मुझे बताओ उससे फायदा क्या हो रहा है आपको? आप सांस लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, ये आपका स्वार्थ है, वरना शायद आप सांस लेना भी बंद कर दें। तो हम जब वो चीज़ कर रहे हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, तो हम फिर वो चीज़ क्यों ना छोड़ दें जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अभी भी वक्त है। ये जवानी सिगरेट के धुएं के छल्लों में बर्बाद मत करो। ये जवानी गार्डन में, पार्क में समय व्यतीत करके बर्बाद मत करो। ये जवानी सिनेमा हॉल के थिएटर में कुर्सियों पर बैठकर बर्बाद मत करो। ये जवानी मार्केट में घूमने में बर्बाद मत करो। ये जवानी मोबाइल में बर्बाद मत करो। ये जवानी व्हाट्सएप, फेसबुक पे बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर आपने इसको इन चीजों में बर्बाद कर दिया तो आप रोल मॉडल कभी नहीं बन पाओगे। आप रोल मॉडल कभी नहीं बन पाओगे। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने करीबियों के लिए आप आदर्श नहीं बन पाओगे। इस वक्त को बचाओ बच्चा, वक्त को बचाओ। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, मिलते रहिए और दोस्तों तक मेरी बात पहुंचाते रहिए। जय हिंद।